प्रयुक्त शब्दावली एवं संकल्पना और उसका उपयोग के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि शब्दावली और उसकी संकल्पना क्या है। प्रत्येक विषय की अपनी एक शब्दावली होती है और अपनी एक संकल्पना होती है। वह संकल्पना जो होती है वो किसी भी समस्या के समाधान के लिए उसकी संकल्पना दी जाती है। संकल्पना न केवल विषय के अर्थ को ही समझाने के लिए लाभप्रद होती है या आवश्यक होती है या सहायक होती है, बल्कि वह संबंधित विषय के ज्ञान को सामान्य ज्ञान से भिन्न करती है। अर्थात उदाहरण के लिए यदि हम समझें कि मान लीजिए परिवार के बारे में हम जानते हैं, हमें अच्छे से पता होता है और हम समझते हैं कि हमें इसके बारे में पूर्ण ज्ञान होगा, लेकिन विषय जो समाजशास्त्र है उसमें परिवार के क्या अर्थ और परिभाषाएं दी हुई हैं, उसमें उसका ज्ञान किस प्रकार का होगा, समाजशास्त्रीय ज्ञान किस प्रकार का होगा, वो हमारे सामान्य ज्ञान से भिन्न होता है। नानलिन ने कहा है कि संकल्पना वह शब्द है जिससे एक विशिष्ट अर्थ प्रदान होता है। अर्थात किसी का अर्थ ठीक प्रकार से, विशिष्ट प्रकार से यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो संकल्पना की आवश्यकता होती है। संकल्पना प्रत्येक विषय में पाई जाती है, उसका प्रयोग होता है। ऐसे ही शब्दावलियां जो हैं, जैसे परिवार है, नातेदारी है, विवाह है, ये बहुत सारी शब्दावलियां हैं। इनकी हमें आवश्यकता समाज के अंदर जो चीज़ें हैं उनकी आवश्यकता समाजशास्त्र विषय के अंदर पाई जाती है और उसका विश्लेषण किया जाता है। इसी के अंतर्गत हम आपको सामाजिक समूह क्या हैं इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देंगे कि सामाजिक समूह का अर्थ और परिभाषा क्या है, इसका किस प्रकार से प्रयोग होता है, इसमें कौन कौन से प्रकार हैं, तो इन सब का विस्तृत ज्ञान आपको देंगे। समूह का अर्थ और परिभाषाएं बताएंगे। सामाजिक समूह समाजशास्त्र की एक प्राथमिक संकल्पना है। सामाजिक समूह व्यक्ति के संकलन मात्र ही नहीं, उसमें किसी भी समूह के व्यक्ति एक दूसरे के प्रति सचेत होते हैं तथा एक दूसरे के साथ लंबे समय तक अंतःक्रियाएं करते हैं, तो सामाजिक समूह का निर्माण होता है। सामाजिक समूह का अपना एक ढांचा होता है, इसलिए सामाजिक समूह का समाजशास्त्रीय अर्थ इसके सामान्य अर्थ से भिन्न है। समूह का शाब्दिक अर्थ ऐसे व्यक्तियों का संकलन है जो एक दूसरे के अत्यधिक निकट होते हैं, बहुत अधिक पास होते हैं या उनसे संबंधित होते हैं। एक समूह में कुछ वृक्ष, पशु, पक्षी, मनुष्य या कोई निर्जीव पदार्थ हो सकता है, लेकिन सामाजिक समूह सामाजिक सजीव प्राणियों का ही होता है। कुछ विद्वानों ने कुछ परिभाषाएं भी लिखी हुई हैं, जैसे मेकाइवर और पेज ने कहा है कि समूह से हमारा तात्पर्य मनुष्यों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इसी प्रकार से दूसरे समाजशास्त्री लैंडिस ने कहा है कि जहाँ दो या अधिक व्यक्ति सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं वहाँ समूह होता है। हार्ट एवं ड्रेस ने कहा है कि समूह अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है। सामाजिक समूह की विशेषताएं अब हम आपको बताएंगे, जिसमें पहली विशेषता है कि व्यक्तियों का संग्रह है। व्यक्तियों का संग्रह समूह के का निर्माण दो या दो से अधिक व्यक्तियों से ही होता है जो समूह के प्रति सचेत होते हैं और उसके मध्य किसी न किसी प्रकार की अंतःक्रिया होती है। दूसरा है सदस्यों में परस्पर संबंध। समूह के सदस्य जो होते हैं उनमें आपस में कोई ना कोई संबंध निश्चित रूप से होता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों में जो सामाजिक संबंध होते हैं उसी का नाम समूह होता है।
तीसरी विशेषता है कि सदस्यों में एकता की भावना पाई जाती है। जो उस समूह के सदस्य होंगे उनमें प्रत्येक में एकता की भावना होगी, एक सा कार्य करना, एक मत्य होंगे। चौथा है सदस्यों के व्यवहारों में समानता। स्वार्थ, आदर्श और मूल्यों में समानता होने के कारण समूह के सदस्यों के व्यवहारों में समानता दिखाई देती है। जेनेनिकी के अनुसार सामाजिक समूह व्यक्तियों का मात्र समूह नहीं होता, बल्कि उनके विशिष्ट जो व्यवहार होते हैं उनका समन्वय होता है। इस प्रकार से जेनेनिकी ने कहा है कि उनका आपस में समन्वय होता है, क्योंकि जो व्यवहार वो करते हैं वो व्यवहार सभी के अंदर एक दूसरे का समन्वय रखकर किया जाता है। पांचवा है संगठन। समूह में जितने भी सदस्य होते हैं उनके सामाजिक मूल्य, स्वार्थ तथा आदर्श सब एक होते हैं। समूह के जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी संगठित होते हैं, भले ही वे एक दूसरे से दूर ही क्यों ना रहें। सामाजिक समूह एक प्रभावशाली संगठन होता है और सामाजिक समूह की जो भी विशेषताएं हैं उनका समूह के सदस्यों के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगला है सदस्यों में सहयोग। जो एक समूह होता है, सामाजिक समूह होता है, उनमें एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना होती है, एक दूसरे के सहयोग पर ही निर्भर भी होते हैं। यदि कोई व्यक्ति समूह के हितों को हानि पहुंचाता है तो वह उस समूह का सदस्य नहीं होता। अगला है अनुशासन तथा नियंत्रण। समूह के सदस्य नियंत्रित होते हैं। प्रत्येक समूह के कुछ रीति रिवाज होते हैं और कुछ समूह प्रत्येक सदस्य को उन रीति रिवाजों के पालन करना पड़ता है। ऐसा उन सभी में एक नियंत्रण होता है। समूह के कानून रीति रिवाजों का पालन न करने पर समूह के अपने जो सदस्य होते हैं वो सदस्य उनको दंड देते हैं। अगला है मूर्त संगठन। समान उद्देश्यों या लक्ष्यों वाले व्यक्तियों का संकलन होने के नाते यह एक मूर्त संगठन है। इसके लिए मूर्त माने मतलब दिखाई देने वाला संगठन है। यदि कोई समूह तैयार होता है तो वह दिखाई देगा और उसके जो उद्देश्य होंगे, उसके जो लक्ष्य होंगे, उसकी पूर्ति करना उनको आवश्यक होगी। प्रकार के बारे में बताएंगे। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से समूहों का वर्गीकरण किया है, जिसमें पहले हैं समनर। समनर ने 2 श्रेणियों में इसको विभाजित किया है। एक है अंतः समूह और दूसरा है बाह्य समूह। अंतः समूह का तात्पर्य है कि जिसके प्रति लोगों में हम की भावना पाई जाती है। इसमें भावना के साथ साथ व्यक्तियों में यह विचार भी उत्पन्न होने लगता है कि यह मेरा समूह है, मतलब मेरा समूह। अपने समूह के बारे में, उस अपने समूह के हितों के बारे में अधिक विचार करना। अंतः समूह के किसी एक सदस्य के सुखी या दुखी होने पर समूह के सभी सदस्य कुछ हद तक सुखी या दुखी हुआ करते हैं। अंतः समूह के सदस्यों में अपने समूह के प्रति पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण पाया जाता है। अपने समूह को उच्च और महान मानते हैं और दूसरे समूह को निम्न या हीन मानते हैं। अंतः समूह के सदस्यों में आमने सामने का संबंध होता है, जैसे उदाहरण के लिए परिवार, मित्र मंडली इत्यादि ऐसे उदाहरण हैं जो अंतः समूह के अंतर्गत आते हैं। एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे किसी अन्य स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के विरुद्ध अंतः समूह का निर्माण करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है कि मेरे विद्यालय के ही बच्चे प्रतियोगिता में सफल हों और दूसरे विद्यालय के प्रतिद्वंदी जो हैं वो असफल हो जाएं। इसके लिए वो भरसक प्रयास करते हैं और अपने के साथ ही अंतः समूह की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। दूसरा दिया है उन्होंने कि बाह्य समूह। बाह्य समूह क्या है? ठीक अंतः समूह का विपरीत बाह्य समूह की विशेषताएं हैं। व्यक्ति जहां अंतः समूह के प्रति प्रेम की भावना रखता है, वहीं बाह्य समूह के प्रति
द्वेष और घृणा की भावना रखता है। बाह्य समूह के प्रति उदासीन निषेधात्मक दृष्टिकोण रखता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम जिस समूह के सदस्य नहीं होते हैं या जिस समूह के प्रति हमें हम की भावना नहीं पाई जाती, वह समूह हमारे लिए बाह्य समूह होता है, जैसे शत्रु सेना और या किसी अन्य गांव आदि के उदाहरण बाह्य समूह के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार चार्ल्स कूले ने भी इसका समूह का वर्गीकरण किया है। इन्होंने कहा है, कूले ने, कि 2 श्रेणी में इन्होंने भी बांटा है। पहले को कहा है प्राथमिक समूह और दूसरा है द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह इन समूह के सदस्यों में आमने सामने का घनिष्ठ संबंध तथा सहयोग पाया जाता है। आकार सीमित होने के कारण सदस्यों में व्यक्तिगत एवं सहज संबंध पाया जाता है, जैसे परिवार है, पड़ोस है, क्रीड़ा समूह इत्यादि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे प्राथमिक समूहों का अर्थ और परिभाषा। प्राथमिक समूह वह समूह है जिसमें छोटा आकार होता है, जैसे कि अभी हमने बताया था, और इसमें सभी में अंतःक्रिया पाई जाती है, जैसे परिवार, खेल समूह, पड़ोस, ये प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं। प्राथमिक समूह में यंग ने के अनुसार इसमें घनिष्ठ संपर्क होते हैं और सभी व्यक्ति समरूप कार्य करते हैं। ये ऐसे केंद्र बिंदु हैं जहाँ से व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित होता है। जिस वर्ड ने कहा है कि प्राथमिक या आमने सामने के समूह प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होते हैं। इनमें सदस्य परस्पर तुरंत व्यवहार करते हैं। प्राथमिक समूह को प्राथमिक कहे जाने का क्या कारण है? इस प्रकार से कूले ने जो कहा है प्राथमिक समूह, इसका कारण भी है। पहला कारण है कि समय की दृष्टि से प्राथमिक, अर्थात प्राथमिक समूह समय की दृष्टि से प्राथमिक है क्योंकि सर्वप्रथम बच्चा इन्हीं समूह में संपर्क में आता है। जैसे परिवार इसका उदाहरण दिया था, तो सबसे पहले जब बालक का जन्म होता है तो परिवार में ही होता है। उसके बाद वो पास पड़ोस जाता है, विद्यालय और क्रीड़ा समूह जो खेलते हैं आपस में बच्चे, तो ये सारा जो इसका विकास होता है वो सब इन्हीं समूह के अंतर्गत होता है। दूसरा है महत्व की दृष्टि से प्राथमिक। प्राथमिक समूह महत्व की दृष्टि से प्राथमिक है क्योंकि व्यक्तित्व का निर्माण इनके विशेष रूप से इसी के योगदान से होता है। जब बच्चा बड़ा होता है, पढ़ता है, लिखता है, तो इसी समूह से उसका व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तीसरा है मानव संघों के प्रतिनिधित्व करने में प्राथमिक। प्राथमिक समूह मौलिक मानव संघों के प्रतिनिधित्व करने की दृष्टि से प्राथमिक है तथा इसलिए मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में इनका इतिहास अति प्राचीन है, क्योंकि जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं वो सभी इन्हीं से पूर्ण होती हैं। चौथा है समाजीकरण करने की दृष्टि से प्राथमिक। प्राथमिक समूह समाजीकरण मतलब सीखना, तो सीखने की जो प्रक्रिया है वो इसी समूह से प्रारंभ होती है। हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं, सभी का ज्ञान किससे होता है? प्राथमिक समूह के अंतर्गत ही होता है। पांचवा है संबंधों की प्रकृति की दृष्टि से प्राथमिक। प्राथमिक समूह संबंधों की प्रकृति के आधार पर प्राथमिक है क्योंकि इन्हीं से व्यक्ति में सहिष्णुता, दया, प्रेम, उदारता और विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियाँ जन्म लेती हैं, और वही जन्म जब लेती हैं तो एक व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है वो इन्हीं संबंधों के द्वारा होता है। छठा है आत्मनियंत्रण की दृष्टि से प्राथमिक। प्राथमिक समूह आत्मनियंत्रण की दृष्टि से भी प्राथमिक है क्योंकि ये ही व्यक्ति को
आत्मनियंत्रण की भावना सिखाते हैं। ये थी प्राथमिक समूह को प्राथमिक क्यों कहा गया है, इसके बारे में बताया। अब प्राथमिक समूह की कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें अब हम आगे बताएंगे। प्राथमिक समूह की प्रमुख विशेषताओं को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 बाह्य या भौतिक विशेषता और नंबर 2 है आंतरिक विशेषता। सबसे पहले हम लेते हैं बाह्य विशेषता। बाह्य विशेषता में पहला पॉइंट है भौतिक निकटता, अर्थात प्राथमिक समूह के सदस्य एक दूसरे के सम्मुख होकर मिलते जुलते हैं, संपर्क स्थापित करते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। बातचीत करने से निकटता आती है और वो निकटता शारीरिक समीपता भी इसे कह सकते हैं और विचारों की समीपता भी कह सकते हैं। तो इसमें भौतिक निकटता होती है। दूसरा है समूह की लघुता। प्राथमिक समूह के अंतर्गत जो दूसरी विशेषता है, इसमें समूह में लघुता होती है। ये प्राथमिक समूह जो होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तीसरा है स्थायित्व। प्राथमिक समूह के अंतर्गत स्थायित्व की भावना, परमानेंसी की भावना रहती है। परमानेंट होना कैसे कि जैसे एक परिवार है तो परिवार रहेगा, जबकि संस्था कोई भी खोली जाएगी वो किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के बाद बंद की जा सकती है, लेकिन परिवार रहता है, तो इसमें स्थायित्वता पाई जाती है। अगला है इसका बाह्य विशेषता की दूसरी विशेषता है आंतरिक विशेषता। आंतरिक विशेषता के अंतर्गत पहला पॉइंट है कि संबंधों की स्वाभाविकता पाई जाती है। संबंधों में क्या है, फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं। इसको इनफॉर्मल तरीके से, कृत्रिम तरीका नहीं होता है इसका, इसमें आत्मीयता बहुत अधिक होती है, ऐसे पाई जाती है। दूसरा है संबंधों की पूर्णता। प्राथमिक समूह के अंतर्गत संबंधों में पूर्णता पाई जाती है, अर्थात एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होता है और इनके प्रति एक दूसरे के प्रति जानकारियाँ एक दूसरे में होती हैं, प्रेम की भावना विकसित होती है। तीसरा है व्यक्तिक संबंध। प्राथमिक समूह के सदस्यों में व्यक्तिक संबंध होते हैं, पारस्परिक एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं जिससे कि उनके अपने व्यक्तिगत संबंध बन जाते हैं और एक दूसरे के नाम तथा परिवार के बारे में अधिक जानकारी रखते हैं। चौथा आता है कि उद्देश्यों में समानता। अब परिवार में रहने वाले सदस्य, उनके उद्देश्यों में, सभी के उद्देश्यों में एक समानता पाई जाती है। पांचवा आता है हम की भावना। यहाँ क्योंकि ये समूह छोटे होते हैं, इनमें घनिष्ठता अधिक पाई जाती है और उद्देश्यों में भी समानता पाई जाती है, इसलिए ये हम सब ये कार्य करेंगे। छोटे समूह में जैसे विद्यालय है, परिवार है, तो इसमें हम सब एक दूसरे से मिलकर और एक दूसरे से सहानुभूति रखते हुए कार्य करना, ये इसमें पाया जाता है। छठा आता है संबंध स्वयं साध्य होते हैं, अर्थात साधन स्वयं जुटाते हैं और किसी भी कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता कि किसी उद्देश्य को लेकर ही हम उस कार्य को करेंगे। ये इनफॉर्मल तरीके से कार्य किए जाते हैं। जैसे अगर यदि मान लीजिए विवाह हो रहा है, तो विवाह में यदि केवल उद्देश्य बनाया कि धन लेन प्राप्ति, तो ये उद्देश्य पूर्ति नहीं हुई विवाह की। ये तो केवल धन आपूर्ति करने की, जिसमें कि पैसे ही सर्वप्रथम सब कुछ है, संबंध कुछ भी नहीं है, ऐसा मानना, तो ये प्राथमिक समूह के अंतर्गत नहीं पाया जाता। मित्रता करना, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना, इसमें यदि स्वार्थ है तो वह मित्रता नहीं कहलाएगी। निस्वार्थ भाव हो, जिसमें किसी विशेष उद्देश्य को लेकर कार्य न किया जाए, ऐसा कार्य प्राथमिक समूह के अंतर्गत होता है। सामाजिक नियंत्रण के साधन। प्राथमिक समूह की बहुत बड़ी और अच्छी विशेषता ये है कि इसमें समाज के अंदर नियंत्रण बना रहता है। उनके द्वारा अनौपचारिक रूप से ही समाज में नियंत्रण लागू हो जाता है। कोई कानून, कोई नियम इस प्रकार के नहीं होते जिनमें दंडित किया जाए, बल्कि उसमें अपने अंतःकरण से जो प्रक्रियाएं होती हैं, एक दूसरे में जो घनिष्ठता होती है, उससे समाज में नियंत्रण बना रहता है। विस्तृत रूप से जानकारी दी, उसमें हमने बताया आपको कि प्राथमिक समूह किसे कहते हैं। प्राथमिक समूह के बारे में आपने समझ लिया होगा। इसके बाद हम आपको अगली वीडियो में द्वितीयक समूह के बारे में बताएंगे।
और इसके जो लघुत्तरीय प्रश्न हमने आपको दिए हैं, इसको आपको उत्तर पुस्तिका पर करना होगा।